देसी घी की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई थी। विमला जी पसीने को पोंछते हुए बैठक में आकर बैठ गई। क्या बात है विमला, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही हो। काम खत्म हो गया है या कुछ और बनाने वाली हो? हाँ, सब काम खत्म हुआ ही समझो। थोड़ी सी कचौड़ी और बनानी है बस, उन्हें भी बना लूं। मुझे एक कप चाय मिलेगी या बेटा और बहू के आने की खुशी में मुझे भूल ही गई। प्रोफेसर रमाकांत जी ने पत्नी को व्यंग्यात्मक लहजे में छेड़ा। मेरा मजाक उड़ाए बिना तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा। हंसते हुए विमला जी अंदर चाय बनाने चली गई। 65 साल के रमाकांत जी जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। उनकी पत्नी विमला जी उनसे 6 साल छोटी थी। उनका इकलौता बेटा भरत कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद अमेरिका में नौकरी कर लाखों कमा रहा था। भरत छुटपन से ही काफी महत्वाकांक्षी व होशियार था। परिवार की सामान्य हालत को देखकर उसे एहसास हो गया था कि उसके अच्छा कमाने से ही परिवार की हालत सुधर सकती है। ये सोचकर वो हमेशा पढ़ाई में जुटा रहता। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि 12वीं में उसने अपने स्कूल में पहला और प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। रमाकांत जी की माली हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। भरत को कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था, पर किताबें, खाना पीना और दूसरे खर्चे इतने ज्यादा थे कि उन्हें और भी कई जगह से कर्जा लेना पड़ा। एक छोटा सा मकान था। आखिरकार उसे बेचकर किसी तरह कर्जे के भार से मुक्त हुए। भरत ने काफी अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास कर ली। फिर जयपुर में ही 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसे कंपनी वालों ने अमेरिका भेज दिया। विदेश में बेटे को खाने पीने की तकलीफ ना हो, ये सोचकर जल्दी से गरीब घर की लड़की देखकर बिना दान दहेज के साधारण ढंग से उसकी शादी कर दी। तुरंत शादी करने के कारण अब तक जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी वो भी शादी में खर्च हो गई। बहू इंदु गरीब घर की थी। उसके पिता एक होटल में रसोइये का काम करते थे। इंदु सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी और एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करती थी। उसकी 3 छोटी बहनें और थीं जो अभी पढ़ रही थीं। रमाकांत जी और उनकी पत्नी की सिर्फ यही इच्छा थी कि एक गरीब लड़की का ही हमें उद्धार करना है। उन्हें दान दहेज की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल साधारण ढंग से भरत की शादी कर दी। शादी होने के कुछ दिनों बाद ही भरत और इंदु अमेरिका चले गए। शुरू शुरू में फोन पर बेटा बहू बात करते थे, फिर महीने में, फिर 6 महीने में एक बार बात हो जाती। बेटे की आवाज सुनकर, उसकी खैरियत जानकर उन्हें तसल्ली हो जाती। अमेरिका जाने के बाद भरत ने एक बार भी घर पर रुपये नहीं भेजे। पहले महीने की सैलरी मिलते ही फोन पर वो बोला, बाबूजी, यहाँ घर का फर्नीचर लेने में बहुत खर्चा हो गया है और यहाँ बिना कार के रह नहीं सकते। 1-2 महीने बाद आपको पैसे भेजने लगूंगा। इस पर रमाकांत जी बोले, बेटा, तुम्हें वहां जो चाहिए उसे ले लो। यहाँ हमें पैसों की जरूरत ही क्या है। हम 2 जनों का थोड़े में ही अच्छा गुजारा हो जाता है। हमारी फिक्र मत कर। उसके बाद भरत से पैसे की कभी कोई बात हुई ही नहीं। रमाकांत और विमला जी दोनों को ही इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं था कि बेटे ने पैसे नहीं भेजे। बेटा खुश रहे, उन्हें यही चाहिए था। थोड़े में ही वे अपना गुजारा कर लेते थे। 2 साल बाद बेटे ने मैं जयपुर आऊंगा फोन पर बताया तो विमला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विमला जी से फोन पर भरत अक्सर ये बात कहता था, माँ, ये जगह बहुत अच्छी है। बड़ा घर है, बगीचा है, बर्तन मांजने और कपड़े धोने की मशीन है। आप और बाबूजी दोनों आकर अब हमारे साथ ही रहो। वहाँ क्या है? तुम्हारे बाबूजी ने रिटायर होने के बाद यहाँ जयपुर में अपना एक हिंदी सिखाने का केंद्र खोल रखा है, जिसमें विदेशी और गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी सीखते हैं। उसे छोड़कर बाबूजी आएंगे? मुझे नहीं लगता। तुम जयपुर आओ तो इस बारे में सोचेंगे। अक्सर विमला जी का यही जवाब होता था। बेटे की बार बार कहने पर विमला जी के मन में बेटे के पास जाकर रहने की इच्छा जाग गई। अब वो हमेशा पति से इस बारे में कहने लगी कि 1 महीना तो कम से कम हमें भी बेटे के पास जाकर रहना चाहिए। अब जब बेटे के आने का समाचार मिला तो खुशी के मारे उनके हाथ पैर ही नहीं चल रहे थे। हमेशा एक ही बात मन में रहती, बेटा आकर हमें कब ले जाएगा। भरत जिस दिन आने वाला था उस दिन हवाई अड्डे जाकर
उसे लेकर आने की विमला जी की बहुत इच्छा थी, लेकिन भरत ने कहा, माँ आप परेशान मत हो, क्लियरेंस के होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम खुद ही आ जाएंगे। उसके ऐसा कहने के कारण विमला जी उसका इंतजार करते घर में अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। सुबह से ही बिना खाए पिए इंतजार करते करते दोनों को शाम हो गई। शाम 4 बजे करीब भरत व बहू आए। विमला जी आरती कर बच्चों को अंदर ले आईं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा बहू अब और भी गोरे सुंदर दिख रहे थे। रमाकांत जी बोले, सुबह से तुम्हारी माँ बिना खाए तुम्हारा इंतजार कर रही है, आओ बेटा पहले थोड़ा सा खाना खा लें। नहीं बाबूजी, हम इंदु के घर से खाकर आ रहे हैं। माँ आप अपने हाथ से मुझे अदरक की चाय बना दो, वही बहुत है। तब रमाकांत जी और विमला जी का ध्यान गया कि उनके साथ में सामान वगैरह कुछ नहीं है। इंदु ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े के थैले को सास को थमा दिया। उसमें कुछ चॉकलेट, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा था। बेटे की बात सुनकर विमला जी का दिल बुझ गया। बड़े चाव से बनाया गया खाना यूं ही ढका पड़ा था। चाय पीकर थोड़ी देर बाद भरत बोला, ठीक है बाबूजी, हम कल फिर आते हैं। हम इंदु के घर पर ही रुके हैं, 1 महीने की छुट्टी है। कहते हुए भरत चलने के लिए खड़ा हुआ तो इंदु शब्दों में शहद घोलते हुए बोली, माँ जी आपने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया है, फिर भला हम कैसे ना खाएं? फिलहाल तो भूख नहीं है, पर मैं पैक करके साथ ले जाती हूँ। और सास के बनाए हुए पकवानों को समेटकर बड़े अधिकार के साथ पैक कर दोनों मेहमानों की तरह वहां से चले गए। रमाकांत जी और विमला जी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। रमाकांत जी पत्नी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करना चाहते थे, पर विमला जी तो उनके जाते ही मन के टूटने से बड़बड़ाने लगी। कितने लाड़ प्यार से पाला था बेटे को, क्या इसी दिन के लिए? ऐसा आया जैसे कोई बाहर का आदमी आकर आधा घंटा बैठकर चला जाता है। कहते हुए विमला जी के आंसू बह निकले। रमाकांत जी विमला जी के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करने लगे। दिल में भरे दर्द से उनकी आंखें गीली हो गई थीं, लेकिन अपना दर्द जुबान से जाहिर कर वो विमला जी को और दुखी नहीं करना चाहते थे। रमाकांत जी ने पत्नी को किसी तरह से समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया। 2 दिन बाद भरत फिर आया। उस दिन विमला जी जब उसके लिए चाय बनाने रसोई में गईं, तब वो अकेले में बाबूजी से बोला, बाबूजी इंदु को अपनी माँ को अमेरिका ले जाकर अपने साथ रखने की बड़ी इच्छा है। उसकी माँ ने छोटी उम्र से परिवार बच्चों में रहकर बड़े कष्ट पाए हैं, इसीलिए अब हम उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जा रहे हैं। आप सब बातें अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। माँ को समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। फिर इंदु को अमेरिका में अकेले रहने की आदत हो गई है। आप और माँ वहाँ हमेशा नहीं रह सकते। इंदु को अपनी प्राइवेसी चाहिए। माँ और इंदु साथ नहीं रह सकते। बाबूजी आप वहाँ आए तो कहीं इंदु के साथ आप दोनों की नहीं बने, इसका मुझे डर है। इसीलिए आप दोनों को मैं अपने साथ ले जाकर रखने में हिचक रहा हूँ। बाबूजी आप मेरी हालत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अपने बेटे की बात सुनकर रमाकांत जी बोले, बेटा मैं हर बात समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी माँ की, तो उसे कैसे समझाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बोलते हुए आज रमाकांत जी को सारे रिश्ते बेमानी लग रहे थे। इसके बाद जिस दिन भरत और इंदु अमेरिका के लिए रवाना होने वाले थे, उस दिन 5 मिनट के लिए अपने माता पिता से विदा लेने के लिए आए। उस रात विमला जी रमाकांत जी के कंधे से लगकर खूब रोईं। क्यों जी, क्या हमें कोई हक नहीं है कि अपने बेटे के साथ सुख से कुछ दिन बिताएं? बेटे से कुछ आशा रखना क्या माता पिता का अधिकार नहीं? क्या मैंने आपसे शादी करने के बाद किसी भी बात की इच्छा जाहिर की? लेकिन अपने बेटे के विदेश जाने के बाद सिर्फ 1 महीना वहां जाकर रहूं, यही इच्छा थी मेरी, वो भी पूरी नहीं हुई। विमला जी रोते रोते बोलती जा रही थीं और रमाकांत जी यही सोचकर अपने मन को तसल्ली दे रहे थे कि शायद उनके ही प्यार में, परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना भरत थोड़ा तो उनके बारे में सोचता, माँ के प्यार का कुछ तो लिहाज करता। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच इंदु ने भरत को बताया, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने बताया
मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी भरत कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि इंदु फिर बोली, शायद इसीलिए कुछ दिनों से मुझे तरह तरह का खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है। इधर मेरी माँ कहती हैं मैं 1 महीना तुम्हारे पास रही, अब बहनों और पिता को छोड़कर और ज़्यादा नहीं रह सकती। पर तुम तो जानते हो मुझे तरह तरह के पकवान बनाने नहीं आते, अब क्या करें? तो हम ऐसा करते हैं, एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं। भरत के कहने पर इंदु बोली, यहाँ राजस्थानी खाना बनाने वाली तो मिलेगी नहीं। ऐसा करते हैं, तुम्हारी माँ को बुला लेते हैं। डिलीवरी होने तक वो यहीं रहकर मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिला दिया करेंगी। बाबूजी 1 महीने के लिए तो आ सकते हैं। उन्होंने जो छोटा सा हिंदी सिखाने का केंद्र खोल रखा है, वहाँ किसी दूसरे आदमी को रखकर। लेकिन उसे पूरी बात नहीं करने दी इंदु ने। उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? आपकी माँ ही आए तो ठीक है। तुम्ही ने तो कहा था हमें प्राइवेसी चाहिए, वो यहाँ आए तो ठीक नहीं रहेगा। अब वैसे भी उनसे किस मुंह से आने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये बात मैं उन्हें बता चुका हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को यहाँ आने की बहुत इच्छा है। आप फ़ोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। इंदु की बातें भरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो बोला, ठीक है, डॉक्टर ने एक अच्छी खबर दी है, चलो हम बाहर खाना खाने चलते हैं, फिर इस समस्या का हल सोचेंगे। वो लोग एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ थोड़ी भीड़ थी, तो वे सामने के बगीचे में जाकर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे हैं। दूर से भरत को वो अपने बाबूजी जैसे लगे। जब उसने अच्छी तरह देखा तो देखकर दंग रह गया भरत। ये तो वो ही हैं। बाबूजी, उसके मुंह से आवाज निकली। रमाकांत जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बार को तो वो भी हैरान रह गए। अरे भरत बेटा, तुम? बाबूजी, आप यहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बोले, देखो वहां अपना घर है, आओ चले। रमाकांत जी आगे चले, पीछे वो दोनों चुपचाप चल दिए। घर का दरवाजा विमला जी ने खोला। रमाकांत जी के पीछे खड़े भरत और इंदु को देखकर वो हैरान रह गईं। फिर खुशी से भरत को गले से लगा लिया। दोनों का खुशी से स्वागत किया विमला जी ने। जयपुर में तुम्हारे पिताजी ने जो केंद्र हिंदी सिखाने के लिए खोल रखा है, वहाँ इनके एक विदेशी स्टूडेंट ने अमेरिका में ही हिंदी सिखाने के लिए कहकर हम लोगों को यहाँ ले आया। ये संस्था उसी स्टूडेंट ने खोली है, सब सुविधाएं भी उसने ही दी हैं। तुम्हारे बाबूजी ने वहाँ के केंद्र को अपने जयपुर के एक स्टूडेंट को सौंप दिया है। तुम्हारे बाबूजी ने भी कहा कि जयपुर में हमारा कौन है, ये काम कहीं से भी करो। ऐसा सोचकर हम यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारे बाबूजी को 1 लाख रुपये महीना मिलेगा। जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया विमला जी ने। हैरानी से ये सब सुनने के बाद भरत बोला, माँ, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है, उसकी रोज नई नई चीजें खाने की इच्छा होती है। अब उसकी माँ तो यहाँ आएंगी नहीं। आप दोनों डिलीवरी तक हमारे साथ ही रहो तो अच्छा है। वो तो नहीं हो सकता बेटा। बाबूजी का ये केंद्र सुबह और शाम खुलेगा, उनके लिए यहाँ रहना ही सुविधाजनक होगा। माँ, बाबूजी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप तो आइएगा। नहीं बेटा, उनकी उम्र हो चली है, इनको देखना ही मेरा पहला कर्तव्य है। यही नहीं, मैं भी भारतीय पकवान बनाकर केंद्र के बच्चों को खिलाती हूँ। इसका मुझे फायदा तो मिलता ही है, साथ में बच्चों के बीच रहने से मन को भी बहुत सुकून मिलता है। चाहो तो तुम दोनों यहाँ आकर रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं बनाकर दूंगी। नहीं माँ, यहाँ का घर बहुत छोटा है। भरत खींचने लगा। हाँ ठीक है, यहाँ तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी, ये बात तो मैं भूल ही गई। ठीक है बेटा, मैं रोज इसकी पसंद का खाना बना दिया करूँगी, तुम आकर ले जाना। नहीं माँ, मेरा ऑफिस एक तरफ, मेरा घर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ ये केंद्र है, रोज नहीं आ सकते माँ, बहुत मुश्किल है। इस पर रमाकांत जी ने कहा, भरत, अब तक हम दोनों तुम्हारे लिए ही जिए, पेट काट कर भूखे रहकर तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें काबिल बनाया, पर शादी होते ही हम तुम्हारे लिए बेगाने हो गए। खून के रिश्ते से हम दुखी हुए तो क्या हुआ, हालात ने नए रिश्ते बना दिए। अब इस रिश्ते को हम नहीं छोड़ सकते, पर तुम जब चाहो तब आ सकते हो। हमसे जो बन पड़ेगा तुम्हारे लिए करेंगे। तुम्हें जो सहूलियत हो वो करो। खाना तैयार रखा है, अपने आप लेकर खा लो, मुझे आने में आधा घंटा लगेगा। ऐसा कहकर बिमला जी एक दुकान की तरफ चली गई।
अपने माता पिता के प्यार को भूलकर, अपनी पत्नी के स्वार्थीपन के आगे झुककर भरत ने अपने माता पिता को अनदेखा किया। अब अपने माता पिता के प्यार के लिए तड़पने वाले भरत को आराम कुर्सी पर लेटे हुए बाबूजी को आंख उठाकर देखने में भी शर्म आ रही थी। इंदु भी शर्मसार सी खड़ी थी। दोनों भारी मन के साथ घर से बाहर निकलने लगे। रमाकांत जी एक बार भरत से कुछ कहने की चाह से उठने ही वाले थे, लेकिन उनकी आंखों के आगे चलचित्र की तरह पुरानी सारी बातें तैरने लगी। उनके पैर वहीं थम गए। भरत ने पीछे मुड़कर देखा, शायद बाबूजी अपना फैसला बदलकर उससे कुछ कहेंगे, लेकिन आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। इस सब के लिए कसूरवार वो खुद था। भरत का गला रुंध गया। आंखों में आंसू भरकर वो वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि अब माँ बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहा था वो।